हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो हम लास्ट वीडियो में केमिकल किनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, और साथ में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस जो थी वो पिछली वीडियो में पढ़ी थी, और उनके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उस पे कहा गया है न्यूमेरिकल नंबर 6, मतलब 5 तक आपको पिछली वीडियो में करवाए थे। तो इसमें कहा गया कि एक रिएक्शन हो रहा है ए और बी के बीच में, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन मेज़र किया गया, ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन दी गई और रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया गया। तो ये एक डाटा हमें प्रोवाइडेड है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए और बी का कैलकुलेट करना है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कल एक न्यूमेरिकल करा था, उसमें ए और बी के ऊपर जो अल्फा और बीटा था उसकी पावर्स को कैलकुलेट करा था, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए और विद रिस्पेक्ट टू बी निकाला था। ये न्यूमेरिकल भी लगभग वैसा ही है। तो इसको हम ये 5.07 इंटू 10⁻⁻5 जो है, इसे रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फर्स्ट रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं। और जो एक्सप्रेशन रेट लॉ का है, रेट इज इक्वल टू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। चूँकि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम यहाँ पे अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करेंगे और ए और बी की मोलर कॉन्सेंट्रेशन को पुट करते जाएंगे। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन 5.07 इंटू 10⁻⁻5 होगा, इसको R1 लिख दीजिएगा। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.2 है, यहाँ पुट कर दी, इसकी पावर को अल्फ़ा रेज कर दिया। बी की पावर 0.3 है, इसको बी की जगह पे पुट कर दिया, इसकी पावर को बीटा रेज कर दिया। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 में आप R2 ले लीजिए। R2 बी बाय चांस कोइंसिडेंटली 5.07 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड है, और इसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है, तो पावर अल्फ़ा रेज कर दी, और बी की पावर 0.1 है, इसकी पावर को बीटा रेज कर दिया। अब आगे चलते हैं थर्ड R3। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन दी है 7.16 इंटू 10⁻⁻5 है, इज इक्वल टू ए की पावर अल्फ़ा रेज करनी है, और ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.4 गिवन है, अल्फ़ा रेज कर दिया, और बी की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.05 है, इसकी पावर को बीटा रेज कर दिया। ठीक है। अब हमें ये 3 इक्वेशन है 1 2 3, अगर 1 को 2 से डिवाइड कर दें, ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, और बीटा की वैल्यू निकल सकती है। ठीक है। तो लेट्स सी कैसे निकलती है। तो R1 को R2 से डिवाइड कर देते हैं। R1 को R2 से डिवाइड कर दिया जैसे कल किया था। R1 की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है 0.2 अल्फ़ा, 0.3 बीटा, और R2 की 0.2 अल्फ़ा, 0.1 बीटा। तो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, हमारे पास 3 की पावर बीटा आ गई, और इधर क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 3 की पावर बीटा। तो फिर इसमें बीटा कितना निकलेगा 0। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितना निकल गया 0 निकल गया। तो अब हमने अल्फ़ा के लिए कैलकुलेट करना है। अल्फ़ा के लिए कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली हमें सोचना पड़ेगा कि हमें किसको किससे डिवाइड करना चाहिए। तो हमने R3 को R2 से डिवाइड कर दिया, R3 को R2 से डिवाइड कर दिया। R3 को R2 से डिवाइड जब करते हैं तो 0.4 को 0.2 से डिवाइड करेंगे अल्फ़ा, और 0.05 को 0.1 से डिवाइड करेंगे बीटा। बीटा का ऑर्डर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0, तो इसकी कटिंग करेंगे तो 2 आ जाएगा। 0.4 को 0.2 से
डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर अल्फ़ा होगी। और 7.16 इंटू 10⁻⁵ को 5.06 इंटू 10⁻⁵ से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 1.412 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फ़ा। बीटा हम 0 निकाल चुके हैं, तो हम इस पार्ट को ले लेते हैं और ये हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए इसका लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो हमारे पास लॉग 1.412 इज इक्वल टू पावर जो है वो आगे आ जाती है अल्फ़ा log 2 हो गया। log 1.412 की वैल्यू जो है 0.1523 है, log 2 की वैल्यू 0.3010 है, ये मैंने पुट कर दी। अल्फ़ा आपको निकालना है, तो log 1.412 की वैल्यू को log 2 की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। यानी कि आपका अल्फ़ा जो है वो कितना निकल गया 0.5। अल्फ़ा किसकी पावर थी ए की, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया 0.5। एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी जो है वो हम बीटा को ऑलरेडी क्या कैलकुलेट कर चुके हैं 0 कैलकुलेट कर चुके हैं। इस तरह से आपका जो अल्फ़ा है वो 0.5 आ गया और जो बीटा है 0 आ गया, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए 0.5 आ गया एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी वो कितना आ गया 0 आ गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है 0.5 प्लस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल जो हमने 5th न्यूमेरिकल कल किया था उसके जैसा ही है, ठीक है। हैव अ लुक एट इट, देखिए कि आपको समझ लग गई है। हाँ जी, देख लिया बेटा। मेरे को ऐसा पता नहीं फीलिंग आ रही है कि कई बच्चों को शायद ये नहीं पता चला कि 1 = 3 की पावर बीटा = 0 कैसे आ गया। देखिए ऐसा है कि जब 3 की पावर बीटा है और इधर 1 है तो इसका मतलब 1 = 3 की पावर 0, मतलब अगर 1 हो तो हम इसको 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो बीटा ये कॉमन हो गया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। और कई बच्चों को शायद ये नहीं पता चला कि 1/2 बीटा है, तो बीटा तो हम ऑलरेडी 0 निकाल चुके हैं ना, तो बीटा की वैल्यू 0 यानी 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 0 का मतलब 1, तो इसलिए इसको यहाँ पे नहीं कंसिडर किया गया। मतलब जो मेडिकल के बच्चे हैं मैं उनके लिए ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 6th न्यूमेरिकल था। आगे चलते हैं 7th न्यूमेरिकल पे। इसमें उसने कहा है 7th न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है एसिटिल एल्डिहाइड की, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है एसिटिल एल्डिहाइड की, ये आपको मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहा है और फॉलोइंग डाटा हमें ऑब्टेन हुआ है। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2। तो इनिशियल प्रेशर टॉर भी प्रेशर का एक यूनिट है, तो इनिशियल प्रेशर एक्सपेरिमेंट 1 में 300 है और इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रेशर यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रेशर फर्स्ट रेट जो है वो 0.61 टॉर गिवन है, ठीक है। ये भी टॉर में गिवन है। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में इनिशियल प्रेशर 200 टॉर है और इनिशियल रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रेशर यानी प्रोडक्ट का प्रेशर, जो प्रोडक्ट जब ऑब्टेन होते हैं तो उनका प्रेशर जो है वो तो ऑफ कोर्स इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे टोटल प्रेशर में जितना इंक्रीज़ आया है टॉर में वो बताया हुआ है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कैलकुलेट करना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली रेट किसके इक्वल होता है के, रेट कांस्टेंट के तो लिखेंगे रिएक्टेंट एक ही है एसिटिल एल्डिहाइड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें इसका पता नहीं, एन लिख देते हैं, ठीक है।
R1 को R2 से डिवाइड कर देते हैं। R1 को R2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास आ गया 0.61 अपॉन 0.27 इज इक्वल टू 300 अपॉन 200 n। इसको जब मैंने डिवाइड किया 0.61 को 0.27 से 2.26 आ गया, और 300 को 200 से डिवाइड किया तो 1.5 आ गया। n तो है ही है, तो 2.26 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.5 का स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर जो है 2.25 होता है, तो 2.25 नहीं है हमारे पास, 2.26 है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 1.25 का स्क्वायर ले लेते हैं। यानी हमने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं वो इक्वल कर ली, क्योंकि इस तरफ 1.5 था और इस तरफ बन रहा था, मतलब वो न्यूमेरिकली इस तरह से देते हैं। तो n इस 1.5 की पावर क्या है, n इस 1.5 की पावर क्या है, 2, तो n किसके इक्वल हो गया, 2 के। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एस्टरल्डिहाइड यानी रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 2। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना निकल आएगा, 2 निकल आएगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के मैं थोड़े से आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, तो इससे क्या है थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, और आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसमें 2 टाइमिंग्स और 2 रेट ऑफ रिएक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें कहा गया है, 8th न्यूमेरिकल में कहा गया है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5 हमें डिसोशिएट करके 2NO2 यानी कि 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाफ ऑक्सीजन गैस दे रहा है, और इसमें जो आपको कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल दी गई है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर एट 318 केल्विन दी गई है। तो कहता कि 60 मिनट्स के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.24 से, कॉन्सेंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 60 मिनट के बाद जो है 1.24 इंटू 10⁻² से चेंज होके 0.2 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर हो जाती है। रेट कांस्टेंट के कैलकुलेट करना है। तो हमें 2 कॉन्सेंट्रेशन और 2 टाइम दिए हुए हैं। तो जब 2 कॉन्सेंट्रेशन और 2 टाइम दिए होते हैं तो आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना है K इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का ही अप्लाई करना है, क्योंकि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करता है। आपको अगर नहीं याद तो मैंने इसका मैकेनिज़्म कराया था, और उस मैकेनिज़्म में ये प्रूफ किया था कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ओबे करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू 2.303। अगर नहीं तो उसने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, एक पहले आप T लिखते थे ना, आप T2 माइनस T1 लिख दीजिए, लॉग इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन आफ्टर सम टाइम, यानी कि 60 मिनट्स के बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ये इक्वेशन 1 है। हमारे पास T1 भी है, T2 भी है, R1 भी है, R2 भी है। ये सारी वैल्यूज़ आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो K इज इक्वल टू 2.303, T2 हमारे पास जो है 60 मिनट्स है, 60 पर पुट कर दिया, और T1 नहीं दिया हुआ तो मतलब 0 मिनट हो गया, लॉग
तो अपॉन R1 अपॉन R2, तो R1 अपॉन R2, R1 यानी कि इनिशियल रेट ऑफ जो है रिएक्शन दिया हुआ है 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, यहाँ पे पुट कर देंगे और आफ्टर 60 मिनट ये दिया हुआ है, ठीक है। तो 60 में से 0 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। लॉग 10⁻⁻², 10⁻² कट जाएगा, मोल पर लीटर कट जाएगा। 1.24 को 0.20 से काटेंगे तो 6.2 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो मिनट था ये ऊपर चला गया तो पर मिनट हो गया, क्योंकि ये तो कट गए थे, ये कट गए थे, ये कट गया था, ये कट गया था, तो ये जो मिनट है ऊपर जाएगा तो पर मिनट होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पर टाइम होता है, ठीक है। तो log 6.2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर दीजिए तो k आपका 0.0304 पर मिनट आ जाएगा, ठीक है जी। ये क्लियर है। तो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह आपको मैं ये न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। तो नॉर्मली बोर्ड पे तो नहीं ऐसे होता, 2-3 न्यूमेरिकल करा के जब आप हमारे सामने ही होते हैं तो हम बच्चों को कहते हैं कि आप घर से ट्राई करके आइए, कल प्रॉब्लम दीजिए। लेकिन चूँकि आपने अभी सेंटर पे नहीं आना, आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो आपको न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं केमिकल किनेटिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 9th न्यूमेरिकल। अच्छा, इसमें ये मैं बताना भूल गया कि जो 8th न्यूमेरिकल था ये NCERT सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। तो जहाँ जहाँ पे NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने सारे बीच में डालने की कोशिश की है। ऑलमोस्ट NCERT के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैंने सॉल्व करे ही हैं, ठीक है। बाकी आपने NCERT बैक एक्सरसाइज जो आपकी रेफरेंस बुक है वहाँ पे भी NCERT न्यूमेरिकल बैक एक्सरसाइज होती है, तो वहाँ से भी आप न्यूमेरिकल करेंगे। जब ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आपको कहूँगा करने के लिए, लेकिन अभी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फिनिश नहीं हुए। जब फिनिश होंगे तो मैं आई विल टेल यू माई सेल्फ, राइट। कम टू द 9th न्यूमेरिकल। ये भी एक NCERT का न्यूमेरिकल है। तो इसमें भी डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है। पिछला जो न्यूमेरिकल का था 8th, वो भी डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O4 और उसमें भी ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही थी। यहाँ पे भी डीकॉम्पोजिशन हो रही है। बस ये है कि वहाँ पे जो इक्वेशन थी वहाँ पे स्टिचोमेट्रीज अलग थी। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हाफ था, तो हमने यहाँ पे इसको डबल कर दिया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, और मैंने इसका मैकेनिज़्म, आप वीडियोस देखिए, वो वीडियोस पब्लिक हैं अभी, तो वीडियो देखिए। डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का मैकेनिज़्म मैंने प्रूफ करके दिया था, फर्स्ट ऑर्डर होता है। वैसे उन्होंने न्यूमेरिकल में बता दिया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो कहता है डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की थर्मल डीकॉम्पोजिशन हो रही है, यानी कि ये डीकम्पोज कर रहा है, यानी ब्रेक कर रहा है, और आपको 2 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, सारा कुछ गैस की फॉर्म में है, तो नेचुरली प्रेशर इसमें होगा। तो ये भी NCERT का न्यूमेरिकल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, टाइम 0 सेकेंड पे जो टोटल प्रेशर था 0.5 एटमॉस्फेयर, इसे P0 ले लिया। 100 सेकेंड के बाद जो प्रेशर था 0.512 एटमॉस्फेयर हो गया। तो इसमें उन्होंने कहा कि रेट कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो जब आपने इसका सॉल्यूशन करना है न्यूमेरिकल का, तो इनिशियली आप टाइम को 0 ले लीजिए। तो उस वक्त जब टाइम 0 था तो जो प्रेशर था वो सारा का सारा रिएक्टेंट का था, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का था 0.5 एटमॉस्फेयर। तो इनिशियली जब टाइम 0 है
तो जो रिएक्टेंट का प्रेशर है 0.5 एटमॉस्फेयर है, तो प्रोडक्ट का प्रेशर 0 एटमॉस्फेयर और 0 एटमॉस्फेयर ले लेंगे। जब टाइम बीत जाएगा से 100 सेकेंड, हम मेंशन नहीं कर रहे, आगे चल के मेंशन करेंगे, तो 100 सेकेंड के बाद या आफ्टर टाइम टी के बाद जो प्रेशर है रिएक्टेंट का डिक्रीज़ करेगा, और जितना रिएक्टेंट का प्रेशर डिक्रीज़ करेगा प्रोडक्ट का प्रेशर उतना ही क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो डिक्रीज़ करते वक्त हम लिखते हैं जितना इनिशियल प्रेशर होता है माइनस पी, पर हमने स्टिचोमेट्री को ध्यान में रखना होता है। तो अगर इसकी स्टिचोमेट्री 2 है तो हम 0.5 माइनस पी नहीं लिखेंगे, हम 0.5 माइनस 2p लिखेंगे। 2p मीन्स के यानी इसकी स्टिचोमेट्री 2 है तो p को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। जितना ये प्रेशर डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिक्रीज़ करेगा प्रोडक्ट का प्रेशर उतना ही इंक्रीज़ करेगा। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की स्टिचोमेट्री 2 है तो इसका प्रेशर 2p एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ करेगा। ऑक्सीजन गैस की स्टिचोमेट्री 1 है तो इसका प्रेशर 1p एटमॉस्फेयर इंक्रीज़ करेगा। मतलब अब इसके आगे 2 नहीं लगाना, अगर ऑक्सीजन के आगे भी 2 होता तो हम यहाँ पे भी 2 लिख देते। यहाँ तक आपको क्लियर है अच्छे से? अब आपने क्या करना है कि आफ्टर टाइम टी जब आपके पास प्रेशर आ गए, तो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, टोटल प्रेशर रिएक्शन मिक्सचर का ले लेना है आफ्टर टाइम टी, क्योंकि ये सारे एक ही कंटेनर के अंदर हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही कंटेनर के अंदर हैं, ये सारी गैसेस हैं, तो सबके प्रेशर को मिक्स कर देना है। तो प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट प्लस ये रिएक्टेंट का है प्लस प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि PT इज इक्वल टू डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रेशर कितना था आफ्टर टाइम टी, 0.5 माइनस 2p, ये मैंने पुट कर दिया। ये लो, मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया। अब मुझे बताइए कि डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड का प्रेशर कितना था, 2p, ठीक है, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, यानी मैं अब प्रोडक्ट का प्रेशर लिखने जा रहा हूँ। अब इसके नीचे ऑक्सीजन का प्रेशर वो कितना है, p एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। माइनस 2p और प्लस 2p कट जाएगा, तो प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम t कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस p आ जाएगा। ये आपको क्लियर है? ठीक है, तो PT यानी कि प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 0.5 प्लस p, सो PT इज इक्वल टू 0.5 प्लस p। यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या ज़रूरत है p की वैल्यू निकालने की? p की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। सो PT इज इक्वल टू 0.5 प्लस p और p यानी स्मॉल p इज इक्वल टू 0.5 PT में से माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास प्रेशर की स्मॉल प्रेशर यानी ये वाला उसकी वैल्यू निकल आई। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि इस स्मॉल p की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में। तो प्रेशर ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड 0.5 माइनस 2p, 0.5 माइनस 2p, ठीक है, तो 0.5 माइनस 2p, p की वैल्यू कितनी है, PT माइनस 0.5, इसको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। तो ये 2 है, ये 0.5 है, तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, 1 को 0.5 में ऐड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा,
ये माइनस का साइन ही रहेगा, -2 pt आ जाएगा, यानी कि प्रेशर ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 1.5 -2 pt। ठीक है, तो जब टाइम 100 सेकेंड था तो टोटल प्रेशर कितना था, 0.512 एटमॉस्फेयर। अब डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रेशर हम निकालते हैं, 1.5 -2 प्रेशर ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड आफ्टर 100 सेकेंड। आफ्टर 100 सेकेंड कितना था, 0.512। इस 0.512 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हमारे पास आ गया 1.5 -2 इंटू 0.512। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये आ जाएगा 0.476। अब आप इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए, ये प्रेशर आपका 100 सेकेंड के बाद N2O5 का निकल गया। अब आप क्या इक्वेशन अप्लाई करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग, ऊपर इनिशियल प्रेशर, ठीक है, जो कि 0.5 एटमॉस्फेयर होगा, और नीचे प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम T जो कि 100 सेकेंड है। देखिए मैं ये वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में, ये मैंने पुट करी, ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग P0 अपॉन PT। 2.303 100 सेकेंड के बाद लॉग, तो इनिशियली प्रेशर कितना था, 0.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है, और उसके बाद हमने PT प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर 100 सेकेंड कितना निकाला, 0.47 एटमॉस्फेयर। ये और ये कट गया, 0.5 को 0.476 से डिवाइड करो, उसका लॉग लो, वो 0.0216 आ जाएगा। अब 0.0216 को 2.303 से मल्टीप्लाई करो, 100 सेकेंड से डिवाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा K इज इक्वल टू 4.98 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड ऊपर चला जाएगा पर सेकेंड। ये आपका हो गया आंसर। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर एक दो बार तो ज़रूर देखिए, ठीक है, ओके। इसको देखेंगे रिवाइंड करके, इस न्यूमेरिकल को ज़रूर देखिए, ये NCERT का न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जामिनेशन में आता रहता है। तो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर आपके पास 4 ही हैं सिर्फ केमिस्ट्री में, तो नेचुरली जो न्यूमेरिकल्स आएंगे 4 ही चैप्टर्स में से आएंगे, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स और सॉलिड स्टेट। कभी +1 में चला जाता है, कभी +2 में आ जाता है। चलो, जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो सॉलिड स्टेट जो है वो भी, उसके भी न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों के चारों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर रिवाइंड करके पहले सुन लिए, फिर मैं आगे आपको 10th न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 2-3 न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। तो लेट्स कम टू द 10th न्यूमेरिकल। आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही सारे न्यूमेरिकल्स मैं दे रहा हूँ। तो 10th न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में कहा गया है, एट 373 केल्विन हाफ लाइफ पीरियड फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। आप देखिए कि बार बार डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड आ रहा है, तो जब डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड आएगा तो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो 4.6 सेकेंड दिया है एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता भी नहीं। ये मैथमेटिकली आपको हाफ लाइफ पीरियड वाले वीडियो में प्रूफ करके बताया था और वो वीडियो अभी पब्लिक ही है,
आप दोबारा से सुन सकते हैं। इसमें उसने कहा है कि कैलकुलेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर। अब इस न्यूमेरिकल में पहली बार उसने कहीं पे मेंशन नहीं किया कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन डीकॉम्पोजिशन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन किसकी कर रहा है? डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की। तो इन वन ऑफ माय वीडियो, इन वन ऑफ माय लेक्चर, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का मैकेनिज्म मैंने करवाया था और उसमें बताया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। तो इसमें आपको के निकालना है, हाफ लाइफ पीरियड आपको गिवन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के किसके इक्वल होता है? 0.693 अपॉन टी हाफ, यानी हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड आपको 4.6 सेकेंड दिया है, तो कटिंग कीजिए, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो आई एम श्योर कि आप इसको कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। नहीं, नहीं कर सकते? अच्छा, आप मन में ये सोच रहे हैं कि यही आ जाए। चलो, प्रे टू द गॉड कि यही आ जाए, हैं? पर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स पे बहुत फोकस करना है। वो न्यूमेरिकल्स ना कि सिर्फ सब्जेक्टिव में आते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव में भी बहुत आते हैं। जो बच्चा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स नहीं करता ना, वो उसका कॉम्पिटिटिव में भी बैंड बच जाता है कई बार। तो एनसीईआरटी रेफरेंस बुक के अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है, ठीक है? तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ज़रूर करने हैं। जैसे पीछे मैंने आपको जो न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो बीच में से कई न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के थे, ठीक है? तो जहाँ जहाँ पे एनसीईआरटी है वो तो करने ही करने हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं दैट ऑल्सो यू हैव टू डू योरसेल्फ and with the help of video of course. Now come to next 11th numerical. लो, NCERT का नाम लिया। अच्छा, वैसे ये जो 9th भी इतना लंबा न्यूमेरिकल आपको करवाया मैंने, ये भी NCERT का न्यूमेरिकल है। अब मैं आई एम कमिंग टू 11th न्यूमेरिकल, ये भी NCERT का न्यूमेरिकल है। ये भी बहुत आसान है। इसमें उसने कहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी ना कि आपको ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो एक्सप्रेशंस हैं वही ड्राइव किए गए हैं, कराए गए हैं। तो वो ड्राइव कराए गए हैं तो नेचुरली न्यूमेरिकल या तो ज़ीरो ऑर्डर के होंगे या फर्स्ट ऑर्डर के होंगे। तो ज़्यादा फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उसने कहा कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका जो रेट कांस्टेंट है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड है, के दे दिया, हाफ लाइफ निकालना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितना होता है? 0.693 अपॉन के की वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, मजे कीजिए, ठीक है? सो इट्स दैट इजी, गॉट इट और नॉट? ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको ये समझ लग गई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये एनसीईआरटी का तो नहीं है बट लेकिन अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। उसने कहा कि 1/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज़ कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स। टाइम हमें मिल गया और उसने कहा कि 1/4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो कंप्लीट होता है 32 मिनट में। दो चीज़ें पता चल गई, टाइम पता चल गया, ये पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फार्मूला k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स लगेगा। चलो, दो चीज़ें पता लग गई। उसने कहा कि 1/4 रिएक्शन जो है 32 मिनट्स में कंप्लीट होता है। तो देखते हैं कैसे 1/4 को पुट करना है। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की वैल्यू आप कितनी पुट कीजिएगा? 32 मिनट्स पुट कर लीजिए, लॉग a अपॉन a माइनस a/4। 1/4 ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ठीक है? 1a में से a/4 को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा? 3/4a आ जाएगा। a और a कट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया k इज इक्वल 2.303 अपॉन 32 मिनट लॉग 4/3। लॉग 4/3 यानी 1.33 का लॉग देखना आपने, जो भी आएगा उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, 32 से डिवाइड कीजिए, आपका k निकल आएगा।
न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में उसने कहा है हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन भी निकालिए, यानी टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये हमारा एक आंसर है, ये हमारा एक आंसर है, ये हम निकाल चुके हैं। तो अब हमने क्या निकालना है, टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड 0.693 अपॉन के, तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 77 आ गया, पर मिनट ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा मिनट, तो 77 मिनट इज गोइंग टू बी योर सेकेंड आंसर। आई एम 100% श्योर कि आपको न्यूमेरिकल समझ लग गए होंगे, तो आप डायलॉग भी मेंटेन कर सकते हैं मेरे से, लेकिन नॉट थ्रू व्हाट्सएप, इट्स बेटर यू कॉल मी, ठीक है, बट नॉट इन बिटवीन 2 to 7, 2 to 7 कभी मत कॉल कीजिए, तब कोई ना कोई क्लास कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो आप मॉर्निंग में प्रेफरेबली 10 बजे से लेके 2 बजे तक आप कॉल कीजिए मुझे, आपको जब कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल बी अवेलेबल टू हेल्प यू आउट, राइट। सो शैल वी कॉल इट अ डे, थैंक यू वेरी मच। हम कल भी न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। लव यू ऑल।